अच्छा, इस हफ्ते हम लोगों ने एक ग्राउंड रिपोर्ट पब्लिश की जो काफी ज्यादा वायरल चली गई। आई एम अज्यूमिंग आपने भी उसको देख लिया होगा। पूरे एरिया में इस टाइम पे धुआं ही धुआं है। कंपनी का जो खराब चीज है ना, वो लोग पाइप लगा के छोड़ देता है। हमारा बहन का औरत भी मर गया, वो भी सांस लेना नहीं सकता। प्लीज ऑफ कीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा। आप हमको कैसे रोक सकते हो? देश का सबसे पोल्यूटेड गांव बन रहा है, उससे लोगों को यहाँ पे कैंसर हो रहा है, वो कौन बताएगा यार। ये वीडियो है बर्नीहाट की। हम लोग बंगाल टूर पे थे, हमने तब इसको रिकॉर्ड किया था। और ये कैसे हम लोग ने बनाई, दरअसल बर्नीहाट मेघालय का एक टाउन है। मेघालय जिसको लैंड ऑफ क्लाउड्स, बहुत क्लीन, ब्यूटीफुल, प्रिस्टीन एनवायरनमेंट, और एक मेघालय का टाउन है बर्नीहाट, वो बार बार हमेशा टॉप पोल्यूटेड सिटीज की लिस्ट में आता था। तो मैंने कहा यार दिस इज नॉट मेकिंग सेंस। उस टाइम पे हम लोग गुवाहाटी में थे, तो पास में ही था, तब जाके हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट शूट की थी। और हम लोगों ने जाके देखा था कि वहां पे बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं, कुछ बियर बना रही है, कुछ एथेनॉल बना रही है, जो वहां के एनवायरनमेंट को बहुत पोल्यूट कर रही है। और हमने पूरी वीडियो अपने डॉक्यूमेंट्री चैनल पे जाके डाली, आप देख सकते हो। शॉर्ट वीडियो आपने देख ली होगी। कमेंट्स पे बात करते हैं। प्राउड ऑफ यू ब्रदर फॉर ट्रू जर्नलिज्म। थैंक यू अतर्फ भाई। आई थिंक वी नीड अ सीरीज ऑफ मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन इंडिया। मस्त पेला सार्थक भैया, मजा आ गया। आई थिंक आप उनके गार्ड के बारे में बोल रहे हो, और मुझे अच्छा नहीं लगा उनसे वो कन्फ्रंटेशन करना। दरअसल मैं अपना काम कर रहा था, वो अपना काम कर रहे थे। मुझे पता था कि अगर ये वीडियो थोड़ी ज्यादा चल जाती है तो उनकी नौकरी पे भी बात आ सकती है, इसलिए मैंने उनके फेस ब्लर कर दिए थे। बट सबसे ज्यादा कमेंट्स थे ऐसे: बी सेफ ब्रदर, आई होप यू स्टे सेफ एंड हेल्दी, भाई आपका हाल भरत तिवारी जैसा ना हो जाए। कमेंट्स एंड मैसेजेस ऑल्सो, तुम्हारी फील्डिंग सेट होने वाली है, चिंता हो रही है, ख्याल रखना। एंड दोस्तों, आई अप्रिशिएट योर कंसर्न, एंड मुझे लगता है आप मुझे सेफ रहने को इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपको लगता है जो मैंने किया वो रिस्की है। इसके पहले भी मणिपुर में, बंगाल में, बिहार में, ऑल ओवर इंडिया में ऐसी बहुत सारी स्टोरीज कर चुका हूं जो शायद इसके मुकाबले ज्यादा रिस्की लगे। जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था, जर्नलिज्म इज प्रिंटिंग समथिंग व्हिच समवन डज नॉट वांट प्रिंटेड, एवरीथिंग एल्स इज पब्लिक रिलेशंस। जर्नलिस्ट का काम ही होता है करप्शन पे, पॉलिटिक्स पे, ब्यूरोक्रेसी पे, इन सब पे स्टोरीज निकालना। इनिटली वो रिस्की होते हैं, बट आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, क्योंकि जिसने अच्छे जर्नलिज्म किया है रिसेंटली, उसको जान से मार दिया गया है। एंड हम एज ए सोसाइटी चुप रहे हैं उसको लेकर। एंड नाउ आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू पुट द स्पॉटलाइट ऑन जर्नलिस्ट जो सिर्फ अपने काम करने के लिए जान से मार दिए गए। और क्या हुआ फिर उनके साथ? मुकेश चंद्राकर, राजदेव रंजन, गौरी लंकेश, शशिकांत वारीसे, ये वो लोग हैं जिनके आपने कभी नाम नहीं सुने, पर इन्होंने करप्शन पर, इलीगल माइनिंग पर, पोल्यूशन पर, हेल्थ केयर पर आपके लिए जो आवाज उठा रहा था उसकी आवाज दबा दी गई। हमने उस लोगों के लिए क्या किया? मुझे लगता है मेरे से पहले इन लोगों की बातें होनी चाहिए। गौरी लंकेश फेक न्यूज और कम्युनल पॉलिटिक्स पे बात करी थी, जो तुम्हें माहौल आज लग रहा है ना बहुत ज्यादा हो गया, ये उस टाइम पे बात कर रही थी। घर के बाहर खड़ी थी, गोली मार दी गई। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन ने जिस सनातन संस्था से जुड़े कुछ लोगों पे आरोप लगाया था, क्या हुआ उनका? कुछ नहीं हुआ। एक तो जन्ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन जीत गया, नेता बन गया वो। मुकेश चंद्राकर, गंगलूर रोड पर 120 करोड़ का करप्शन हो रहा था। वो करप्शन जिसपे रोड पे खड्डे पड़ जाते हैं, जिससे हमारी गाड़ियों में मौत तक हो जाती है, उस पर बात कर रहा था वो। कॉन्ट्रैक्टर ने बुला करके, मार करके उसको सेप्टिक टैंक में डाल दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट 15 फ्रैक्चर्स, इंटरनल इंजरीज, गर्दन टूटी हुई थी। क्या हुआ? कुछ नहीं। केस पे कोई फाइनल वर्डिक्ट ही नहीं आया। पत्रकार करुण मिश्रा इलीगल माइनिंग पे आवाज उठा रहे थे। 15 दिन का बच्चा था इस आदमी का। मेरे तो आगे पीछे कोई नहीं है। 3 बाइक सवार आए, गोली मार दी। 1 लाख की सुपारी दी गई थी। बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए, इन्वेस्टिगेशन की मांग की गई, लेकिन अभी तक कोई भी कन्विक्शन नहीं है। शशिकांत वारीसे दैनिक महानगरी टाइम्स में काम किया करता था। ऐसे ही कोई पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी में कोई गलत काम हो रहा था, उस पर रिपोर्ट कर रहा था, उसको जान से मार दिया जाता है। इस पे चीफ मिनिस्टर ने तक बोला था कि उसको इसलिए मारा गया क्योंकि वो पत्रकारिता कर रहा था। क्या हुआ? कुछ नहीं। संदीप कोठारी, मध्य प्रदेश का एक पत्रकार, दैनिक क्रांति में काम करा करता था। वो इलीगल माइनिंग को एक्सपोज कर रहा था। पहले गाड़ी से कुचला, फिर बॉडी जला दी। फैमिली वालों ने लॉकेट देख के पहचाना था। फिर राजदेव रंजन, सुजात बुखारी, ऐसे कई सारे हैं यार। कहीं करप्शन पे, किसी रिफाइनरी पे, किसी माइनिंग पे, कहीं अस्पताल, किसी ना किसी गरीब की आवाज उठा रहे थे, आपकी हमारी आवाज उठा रहे थे। इन लोगों को कुत्ते की मौत मार दिया गया। क्या हुआ इनका? इनको जस्टिस मिली? इन्होंने कोई क्राइम नहीं किया था, किसी से पंगे नहीं लिए थे, काम कर रहे थे। अगर डेमोक्रेसी में लिखते हैं कि मीडिया इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, दे वर जस्ट बीइंग अ पिलर, योर एंड माइन। मार दिया गया। क्या किया हमने इनके लिए? सबसे बुरी बात, इन लोगों की आवाज इनकी कम्युनिटी वाले ही नहीं बने। और इनको अगर जस्टिस नहीं मिलेगा ना, आगे जाके करप्शन होता रहेगा, कोई आवाज नहीं उठाएगा। क्योंकि पहले रिपोर्टर्स को एक प्रोटेक्शन मिलती थी दोस्तों। रिपोर्टर्स पे आंच भी आती थी ना, तो एंकर्स प्राइम टाइम पे चीख देते थे, सरकार की पैंट खोल देते थे, काट लिया करते थे। लेकिन आज वो खुद सरकार के लिए भौंकने में बिजी है। तो लाइक देम, आई जस्ट डिड माई जॉब। काम करने के लिए अगर किसी की सेफ्टी को रिस्क है, तो मीडिया इज नॉट द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। किसी ने सही कहा, डेमोक्रेसी इज ऑन अ ट्राइपॉड। बाकी लोगों से कुछ नहीं बोल सकते,
बट इफ यू आर अ यंग जर्नलिस्ट, अगर आप एक पत्रकार हो जो ऐसा कुछ काम करना चाहता है, जिसको लगता है कि सही में यार पत्रकारिता करके, कुछ ऐसी बातें करके, कुछ गरीब लोगों के बारे में, कुछ गांव वालों के बारे में, कुछ मजदूरों की आवाज बनना चाहते हो आप अपनी लाइफ में, पत्रकारिता करना चाहते हो, तो इन चीजों से डर लगना भी नहीं चाहिए तुम्हें। इफ यू आर अ जर्नलिज्म स्टूडेंट, दोस्त डिग्री तुम्हें कॉलेज से मिल जाएगी, पैसे तुम्हें इंस्टाग्राम पे कैंपेन वाले दे देंगे, पर इन दोनों से कुछ नहीं होता, ये तो इनके पास भी है। एज अ जर्नलिस्ट, डर और ईमान यही है तुम्हारे पास। और डरोगे तो फिर लोग कहेंगे डरोगे नहीं तो मरोगे, तो ठीक है। ईमान के लिए मरोगे तो एक बार मरोगे, वरना रोज रोज मरोगे। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, द पेन इज माइटियर देन अ स्वॉर्ड, एंड इफ द पेन इज माइटियर देन अ स्वॉर्ड, देन अ माइक इज माइटियर देन अ गन। नमस्कार, आदाब, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक ऑन द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे हफ्ते की सारी न्यूज की बात, पर थोड़े एंटरटेनमेंट के साथ। लेट्स टॉक अबाउट सिया गोयल एंड द केतन एंड चेतन केस। ब्रीफ समरी, केतन अग्रवाल पुणे का एक बिजनेसमैन था, एक अच्छा लड़का जिसकी एंगेजमेंट फरवरी महीने में सिया गोयल नाम की लड़की से हो गई थी। सिया ऑलरेडी चेतन नाम के इस लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, बाद में शादी हो जाती तो एक्स्ट्रा मैरिटल था, अभी अफेयर चल रहा था। तो दोनों ने सोचा इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। सिया केतन के साथ लोहारगढ़ फोर्ट जाती है, वहां चेतन भी पहुंचता है और दोनों उसको 400 फीट खड्डे में धक्का देकर उसकी हत्या कर देते हैं। और मामला यही नहीं रुकता। सिया उसकी मौत के बाद इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालती है कि तुम मुझे कहां छोड़ के चले गए, अब मैं अकेली रहूंगी, लोग बढ़िया उसको सिंपैथी दे रहे हैं। बाद में केतन की बहन को थोड़ा शक हुआ, उसने पुलिस को बताया, और जब पुलिस ने वहां की सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो देखा कि भाई ये दोनों कपल तो जा रहे हैं, पर ये आदमी कौन है जो 33 डिग्री के टेम्परेचर में वहां हुडी पहन के जा रहा है, यहाँ का धूम 3 की शूटिंग चल रही है। उस लड़के को ट्रैक किया गया, नाम निकला चेतन। चेतन और सिया के फोन रिकॉर्ड्स मैच हुए, पता चला कि केस ऑफ अफेयर एंड मर्डर। एंड देखो, सबका एल्गो अपने हिसाब से ट्यून होता है, सब अपने बबल में रहते हैं, बट मेरे हिसाब से हम सब की फीड में ये केस तो आया ही है। और इस केस के बाद वो सूडो फेमिनिस्ट के वो घटिया और वो शर्मनाक कमेंट्स, सिया ने सब कुछ एडमिट कर लिया है। शी इज नॉट इवन एन अक्यूज्ड एनीमोर, क्योंकि सिर्फ वो एक लड़की थी। इसके लिए कई सारे सूडो फेमिनिस्ट ने ना सिर्फ उसको डिफेंड किया, उसको जस्टिफाई किया, इनफैक्ट कई ने तो उसको सेलिब्रेट किया। हम जब भी अरेंज मैरिज में मर्दों को मरने की खबर सुनते हैं, हमें बहुत सुकून मिलता है। भारत में ऐसे ढेरों केस आने चाहिए ताकि थोड़ा दहशत बना रहे। जबरदस्ती अरेंज मैरिज करोगे तो मरोगे, सिंपल। तो सोनाक्षी बोलती है पर्सनल अकाउंटेबिलिटी मैटर्स, बट सो डज एक्नॉलेजिंग द सोशल रियलिटी। The idea that every woman can simply say no ignores the very system that have allowed female feticide child marriages. Bitter fact. She is just 20. Why did her parents want her to get married at such a young age in 21st century? Honor, because caste still seems to matter. सिया ने एक और रीजन ये दिया कि उसने इसलिए मार दिया क्योंकि वो विग पहनता था, टकला था तो मारना ही था। So the girl didn't want a bald husband and we shall blame her? Question mark. Haven't Indian men and their families judged women for centuries? Height, weight, color, hair length. Parents obsessed with status should ask themselves this. Why was saying no to her parents harder for Sia than murdering her wealthy fiancé? दो चीजें इतने खुले में बोली गई है ना कि एक आदमी मर गया तो कौन सी बड़ी बात, औरत तो ऐसा मरती ही आई है। दूसरा, अरे उसने इसलिए किया क्योंकि वो ना नहीं बोल पाई, तो ये सोचो कि वो ना क्यों नहीं बोल पाई। हमारे समाज में लड़कियों को चॉइस कहां मिलती है ना बोलने की, तो क्या जान से मार दोगी? अच्छा, ये वीडियो देखने से पहले ना मेरी एक बार ये वीडियो देख लेना, क्योंकि वो प्लेबुक सेम ही कॉपी की गई है यहाँ पे। कभी भी तुम्हें कोई सूडो फेमिनिस्ट को आइडेंटिफाई करना हो ना, फेमिनिस्ट को नहीं, वो तो अगर तुम्हें लगता है कि हर किसी को इक्वालिटी मिलनी चाहिए तो फेमिनिस्ट तो तुम खुद हो। कभी तुम्हें कोई सूडो को आइडेंटिफाई करना हो ना, क्वेश्चन देम ऑन अकाउंटेबिलिटी। कोई लड़की गलत हो ये मान ही नहीं सकते, वरना गलत कुछ और है जिसकी वजह से उसे गलत करना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, जब वो हिमांशु ने घटिया सा वो 370 की लाइन बोली थी, तो किसी ने ये थोड़ी बोला था कि हाँ लड़कियां तो हमेशा से गोल्ड डिगर और पैसे के स्टेटस पे लड़कों को चांदा मारते आई हैं, एक लड़के ने बोल दिया तो क्या हुआ? नो, एवरीवन कॉल्ड हिम आउट कि तुम्हारी सोच घटिया है। पर ऐसा सिया के साथ नहीं होगा, वो क्रिमिनल है, क्योंकि वो गलत था तो गलत किया गया। यहां गलत है तो वो गलत नहीं बोली जाएगी क्योंकि वो लड़की है एक। और इन लोग को रियलाइज भी नहीं होता है कितनी गलत है। सोसाइटी का बहाना देके जो गलत है उसको जस्टिफाई करना, किसी की मौत को सेलिब्रेट करना, कितनी गलत बात है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी तुम बोलोगे कि आदमी के साथ कहीं गलत हुआ, पहले तो ये हंस देंगे कि आदमी का मोलेस्टेशन नहीं। तुम बोलोगे हुआ तो बोलेंगे तो कितनी सारी औरतों के साथ हो रहा है। 99% तो रिपोर्ट भी नहीं होते, 1% ही रिपोर्ट होते हैं, पर वो 1% रिपोर्ट तो हो पाते हैं। लीगल सिस्टम आदमी के खिलाफ कितना स्क्यूड है पता है तुम्हें? आदमी के साथ अगर बलात्कार हो ना तो वो जाके रिपोर्ट भी नहीं लिखा सकता, क्योंकि संविधान मानता तक नहीं है कि आदमी का बलात्कार हो सकता है।
और ये कोई तुम्हें पॉइंट आउट करता है, तुम उसको बोलते हो MRA एंड मिसोजिनिस्ट। मेरा कच्चा निकाला सर, मेरा लोअर निकाला, भगवान की कसम खा के कहता, मेरे पास एक मेरी ब्लीडिंग नहीं बंद हो रही। सोसाइटी में औरतें विक्टिम रही हैं, पर आदमियों की बलि चढ़ाना उसको सोल्यूशन नहीं है। ये केस बड़ा होगा, इट्स नॉट बिकॉज कि कोई औरत ने कर दिया तो MRA वांट टू टारगेट फेमिनिस्ट। नो, इट इज बिकॉज यू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट सिया वाज अ साइकोपैथ एंड नॉट अ विक्टिम ऑफ कंडीशनड पेट्रियार्की। केस होने के बाद भी वो साइकोपैथ रीलें डाल रही थी हैप्पी गो लकी कि अरे तुम तो चले गए, किसी को पता नहीं था कि कल मां यही मार के आई है। जैसे इसने प्रिंस चार्मिंग मान लिया था उसे। अगर सिया के पास अपनी तरीके से जीने का, खाने का, पीने का, पहनने का, पोस्ट करने का फ्रीडम था, तो उसके पास ना बोलने का भी फ्रीडम था। जो लोग उसको ओ बेचारी कह रहे थे, वही उसको ओ बेरहमी कहने लगे। वो जो शॉक वैल्यू है ना, दैट वाज द स्टोरी, नॉट योर स्टुपिडिटी। जाओ आप जाके कमेंट सेक्शन में मुझे मिसोजिनिस्ट बोलो। महाराष्ट्र के बाकी इलाकों में अभी भी पानी का इंतजार है। एल नीनो का साल है और बोला गया है कि कई सारे हिस्सों में सूखा घोषित हो सकता है। अब अथॉरिटीज इसे दो तरीके से डील करती हैं, या तो सूखा घोषित होने दो, टैंकर माफिया के साथ हाथ मिला लो और प्यासे लोगों को और चूस, या फिर अपनी पावर पोजीशन का इस्तेमाल करके लोगों की मदद करो, जैसे कि गढ़चिरौली के इस IAS ऑफिसर ने किया। नाम है अविशांत पांडा या पड्डा, पांडा लिखते हैं बट पड्डा बोलते हैं क्योंकि उड़िया है। इन्होंने बोला एल नीनो आने वाला है, सूखा पड़ने वाला है, कोई बात नहीं, और अपने राज्य में लगभग 4,500 वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए। 4,500। More than 4,600 water conservation projects are nearing completion, helping capture and store rainwater when it falls. Thousands of check dams, farm ponds, groundwater recharge structures and water bodies are being revived across the district. जब होगा तब देखा जाएगा, नहीं अभी देखेंगे, जब होगा तब होगा। अलग अलग तरीके से उन्होंने काम किया। कहीं पे चेक डैम बनाए, कहीं पे बोरवेल को रिफिल करने का प्लान, कहीं पे नहर निकाली, और सोलर पावर्ड वाटर सिस्टम्स 50 तरीके होते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट कि बाबू अधिकारी का काम सिर्फ पैसे पत्ती लेके फाइल साइन करना नहीं होता। अगर वो चाहे तो सही तरीके से अपने स्टेट का हुलिया बदल सकता है। किसी भी राज्य के जिले में, डिस्ट्रिक्ट में, वहां के लोकल लोगों के विकास के लिए, वहां की इकोनॉमी में, वहां की डेवलपमेंट में, वहां के जो लोकल अधिकारी होते हैं, यानी कि बेसिकली IAS IPS ऑफिसर, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसको और समझाने के लिए मैंने बात करी अनअकैडमी के टीचर सुदर्शन सर से। सुदर्शन सर सालों से UPSC एस्पिरेंट्स को पढ़ाते हैं, और इनसे मैंने पूछा कि कैसे एक अधिकारी अपने स्टेट में चेंज ला सकता है। सार्थक भाई, हमारी जो डेमोक्रेसी है ना, उसमें एक जो पिलर है एग्जीक्यूटिव, मतलब ये वो लोग होते हैं, मतलब किसी चीज़ को एग्जीक्यूट कराना है। पॉलिसी बन जाती है, ठीक है, हम कोई बड़े नेताजी से सुन लेते हैं ये लागू की गई, ये योजना है, बट जो ग्रास रूट लेवल पे अगर किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कराना है तो वो ये लोग हैं। ये एक्चुअल में वो लोग हैं कि इनके एक साइन करने से एक गरीब घर के अंदर जो है वहाँ पानी पहुँच सकता है, एक गरीब के घर पे बिजली पहुँच सकती है। गिव मी एन एग्जाम्पल। जैसे गढ़चिरौली का हम लोग ने देखा है, जैसे उसने वाटर कंजर्वेशन वहाँ पे प्रोजेक्ट चलाए। सो फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि कहीं पे बाढ़ आने वाली है या फिर कहीं पे साइक्लोन आने वाला है, ओडिशा का एग्जाम्पल, तो एक IAS अधिकारी क्या ऐसे प्रोएक्टिव मेजर्स ले सकता है जो वही कर सकता है? जब सुनामी आई थी 2004 में चेन्नई में, तो उसके बाद भारत सरकार के द्वारा जो सबसे बड़ा बदलाव आया गया है कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज करना होगा। तो 2005 में एक एक्ट आया सबसे पहले, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। उस एक्ट के तहत जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर अथॉरिटी होती है बेसिकली, उसका जो मेन सदस्य जो हेड है वो कलेक्टर होता है। इतने अलग अलग राज्य हैं, सबके अलग जगह के डिजास्टर के पैटर्न्स भी अलग हैं। कहीं सुनामी आ रही है तो कहीं पे साइक्लोनिक सिस्टम्स भी आ रहे हैं, तो कहीं पे अर्थक्वेक भी आ रहा है। तो सबसे पहला काम कि डिजास्टर की वल्नरेबिलिटी को मैपिंग कराना, कि कितना कहाँ पे कौन सा डिजास्टर आएगा और कौन से लोग प्रभावित हो सकते हैं, ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना है, सब इनका काम है। तो पहला स्टेप वहीं से लिया जाएगा। तो ये जो UPSC में आप सिखाते हो सालों, इसमें तो बहुत तैयारी लगती होगी, बच्चों को बहुत दूर से ट्रैवल करना होता है, गांव देहात से भी बच्चे आके सालों करते, तो इसमें तो बहुत मतलब है ना, रिसोर्सेज बहुत लग जाते हो इन टर्म्स ऑफ मनी ऑल्सो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये मैं कहूँ तो आज से 6-7 साल पहले की बात ही है। मैं इस साल का मतलब एग्जांपल देता हूँ कि जो रैंक 1 UPSC में थे अनुज अग्निहोत्री जी, अनअकैडमी, मतलब मैंने पढ़ाया है उन्हें। हाँ, वो आपके स्टूडेंट रहे हैं। तो ऑनलाइन अब वो तरीका हो गया पिछले 5-6 सालों में जो भर के आया है कि आप कहीं बड़े शहरों में जाने की मतलब लिटरली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको घर बैठ के एक इंटरनेट चाहिए बस। इंडिया के सबसे बेस्ट एजुकेटर एक्सेस हम दे देते हैं, मतलब मेरे द्वारा ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, सब कुछ, सारे सब्जेक्ट, चाहे फिर वो आंसर राइटिंग वगैरह, सब कुछ अनअकैडमी संभाल लेगा आपका। और सबसे बड़ी बात अफोर्डेबिलिटी के साथ, लाखों खर्चा नहीं करना है, प्रदूषण नहीं झेलना है, रूम का किराया नहीं, कुछ नहीं, अच्छा खाना, घर का खाना, और लगभग 16,999, मतलब ये एक बेसिक लोवेस्ट प्राइस में आपको बता सकता हूँ, जिससे आपकी पूरी UPSC की तैयारी हो सकती है अगर आप चाहें तो, घर पे बैठ के।
1699 में पूरी यूपीएससी की आप बोल रहे हो सब कवर हो जाता है। यस मतलब 1 साल की तैयारी आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो कॉलेज में होते हैं उन्हें लगता है मुझे टाइम लग जाएगा, सेमेस्टर एग्जाम्स भी होते हैं, तो वो अपना सब्सक्रिप्शन थोड़ा आगे के लंबे मतलब 18 महीने 25 महीने 24 महीने का भी चूज़ कर सकते हैं, बट अफोर्डेबिलिटी उतनी ही रहेगी उसी प्राइस पॉइंट के हिसाब से। बिल्कुल सर, आई होप मोर पीपल ज्वाइन एंड उन सबको आपसे पढ़कर एक अच्छा IAS अधिकारी बनने का मौका मिले। देखो दुनिया भर में ना बहुत सारी जगह अलग अलग क्राइम्स हो रहे होते हैं और कई बार ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स होते हैं, क्राइम सिंडिकेट्स चल रहे होते हैं एंड समटाइम्स द डिटेल्स आर सो हॉरिफिक कि लोगों को लगता है कि यार ये सच हो ही नहीं सकता, ये पक्के में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। एप्स्टीन आइलैंड के मामले में भी कि भाई इतने बिलियनर्स लोग एक आइलैंड पे जाके छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम कर रहे हैं, जब तक यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ये फाइल्स पब्लिक नहीं की, कई लोगों को ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लग रही थी। ऐसे यूके में चलता था अबाउट पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स कि कैसे पाकिस्तानी मूल के कुछ लोग ऑर्गेनाइज तरीके से वहां की वाइट लड़कियों को, बच्चियों को टारगेट कर रहे हैं, धर्म के नाम पे उनका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं और लोग बोलते थे इनकी तादाद सैकड़ों और इवन हजारों में भी हो सकती है। अब हाल ही में यूके के एक पार्लियामेंटेरियन ने, वहां के एक मिनिस्टर ने विक्टिम्स के साथ बात करके कोलैबोरेट करके ये रिपोर्ट पब्लिश की है, द गैंग इंक्वायरी रिपोर्ट। नाउ डिस्क्लेमर अलर्ट, डिटेल्स इसके बहुत हॉरिफिक हैं, तो अगर आप देख सकते हैं तो ही देखें, वरना आप स्किप करके अगली न्यूज तक बढ़ सकते हैं। और रिपोर्ट इस सारे एलिगेशंस को साबित करती है। इट टॉक्स अबाउट द सिस्टमैटिक टारगेटिंग ऑफ वल्नरेबल गर्ल्स ओवरवेलमिंगली व्हाइट ब्रिटिश बाय प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम पाकिस्तानी गैंग्स अक्रॉस टाउन्स। प्राइमरीली पाकिस्तानी मुस्लिम मेंशन किया गया है। पहले इनको ग्रूम किया जाता था, फिर धीरे धीरे चॉकलेट, दारू, सिगरेट, ड्रग्स, अल्कोहल में बदल जाती थी, फिर इनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, ब्लैकमेल किया जाता था। कितनी? लगभग 2.5 लाख लड़कियां एज यंग एज 11 ईयर ओल्ड। ज्यादातर एक्यूज्ड पाकिस्तानी मुस्लिम बैकग्राउंड से होते थे। लगभग 150 डिस्ट्रिक्ट में इनका एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क था। डिटेल्स बताए जाते थे व्हाट्सएप ग्रुप में, यहां तक कि एक मस्जिद से एक मौलाना तक डायरेक्शंस देता था। रिपोर्ट में कई सारी विटनेस टेस्टिमनीज हैं, मैं तो यहां नहीं पढ़ पाऊंगा, अगर आप पढ़ना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, पढ़ पाओ तो ही पढ़ना। 10 से लेकर 18 साल की बच्चियां, उनको टारगेट करना, उनको एक्सप्लॉइट करना, फिर उनको फिल्म करना, ब्लैकमेल करना, उनको एक्सप्लॉइट करते वक्त कुरानिक वर्सेस पढ़ना, यहां तक कि M मार्क कर देना उनकी स्किन पर। एक बच्ची को तो उसका स्टेप फादर ही एक्सप्लॉइट करता था, दिन में 20-20 आदमी और। अब ऑब्वियस सवाल आता है कि अगर इतने बड़े लेवल पे नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था तो किसी ने अभी तक इस पे कार्रवाई क्यों नहीं की? उसका जवाब भी दिया है। रिपोर्ट में पुलिस, सोशल सर्विसेज, स्कूल्स, NHS और लोकल अथॉरिटीज पे इल्जाम है कि उन्होंने जानबूझ के इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, वरना उनको बोलेंगे कि भाई तुम रेसिज्म कर रहे थे या फिर तुम ब्राउन लोगों को ज्यादा टारगेट करते। वही जैसा दिगवा के केस में हुआ कि उसने भी मार दिया लेकिन उसको नहीं पकड़ा गया क्योंकि पुलिस को डर था कि हम पे रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ इंक्वायरी ना बैठ जाए। एंड नाउ रिमेंबर, ये कोई अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, इट्स एन ऑफिशियल रिपोर्ट, नाउ इट्स डॉक्यूमेंट। ये सारे रिलीजियस फैनेटिक्स ये धर्म के नाम पे ऑपरेट कर रहे थे। सबसे ज्यादा अगर किसी को गुस्सा आना चाहिए यहाँ पे तो मेरे हिसाब से तो मुसलमानों को ही आना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है किसी कम्युनिटी में एक्सट्रीमिज्म को कॉल आउट करने का सबसे पहला जिम्मा उस कम्युनिटी के लोगों का होता है। पहले कुछ थे डिस्क्रिमिनेशन, अब डिस्क्रिमिनेशन वो जस्टिफाई होगा। क्यों? क्योंकि ये सब हुआ इन बच्चियों के साथ। एंड आई एम वेरी श्योर कि जो एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट जो पहले अमेरिका में चला, इसके चक्कर में ट्रंप हुआ ना, अब वो वेव आएगी अब यूरोप में। जर्मनी में वैसे ही AFD उठ रही है, यूके में भी अब लेबर पार्टी उनकी जा रही है। ये सब हरकतें करोगे बच के थोड़ी जाओगे। वो उस हिसाब से अपने ट्रंप को जिताएंगे और फिर उठा उठा के फेंकेंगे इन लोग को बाहर। आपने वो कहावत सुनी होगी, राम राम जपना पराया माल अपना। इस हफ्ते वो देखने को भी मिल गई। आपको पता होगा अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट पर ये आरोप लगे थे कि श्रद्धालु जो वहां पर चंदा देते हैं, जो वहां पे पैसे अपने जवाहरात वगैरह चढ़ाते हैं, उसमें वो घोटाला कर रहे थे। इसको लेकर पुलिस ने FIR दर्ज करी थी और इस हफ्ते एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठी थी जिन्होंने अपनी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट मेरी सिर्फ जुबान नहीं, इनका ईमान भी ऐसे ही लड़खड़ाया। SIT ने अपने रिपोर्ट में 17 आरोपियों का नाम दिया है, जिसमें राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कुछ सीनियर लोग भी शामिल हैं। अब होता क्या है, श्रद्धालु जो मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं, जो चंदा देते हैं, उसका उनको एक रिसीट मिलता है। मान लो आपने कोई एक छोटा सा चांदी का सिक्का वहां पे जमा किया, तो उस चांदी के सिक्के की आपको एक रसीद मिलेगी और ट्रस्ट का काम होता है कि उस चांदी के सिक्के को या जो पैसा हो उसको उठा के सेफली लॉकर में बैंक में डिपॉजिट किया जाए। अब श्रद्धालु तो भोले होते हैं, तो इन लोगों ने क्या किया कि उनसे उनका चढ़ावा तो ले लिया पर उनको रसीद नहीं दी, और रसीद नहीं दी तो कोई हिसाब नहीं देना पड़ेगा। और फिर मुंह में राम और बगल में दान पात्र में से पैसे निकालना, उसको बंडलिंग करना, कलेक्ट करना, बैंक में डिपॉजिट करना, पूरी प्रोसेस में सीरियस लैप्सेस मिले। श्रद्धालुओं को रसीद नहीं दी गई और जो सामान था उसका कोई हिसाब नहीं मिला। और श्रद्धालु ना बहुत भोले से होते हैं, वो बहुत श्रद्धा के साथ हैं। वो थोड़े बहुत 500 रुपए दे देंगे, कोई 1000 रुपए, इनका तो हिसाब नहीं है। कई बार कुछ छोटे अपने हाथों से कुछ बनाते हैं कि भाई लड्डू गोपाल के लिए हमने छोटा सा घोड़ा बनाया चांदी का, ये ले लीजिए। ऐसी छोटे मोटे का तो हिसाब ही नहीं है। 60 किलो तो चांदी गायब है।
और जब से ये पूरा स्कैम सामने आया है तब से कई सारे लोग आ रहे हैं कि हमने भी ये चांदी दिया था, सोना दिया था, हमें बोला गया था कि रसीद दी जाएगी, आज तक रसीद नहीं आई, उसका क्या हिसाब है किसी को कुछ पता नहीं। एसआईटी की रिपोर्ट में 17 प्राइम एक्यूज्ड हैं, लेकिन लगभग 150 सेवादारों का नाम आया है। कई बार क्या होता है ना, घोटाले का एक एस्टिमेटेड अमाउंट सामने आता है कि इतना सोना, इतने की चांदी, लगभग इतने रुपए का हिसाब नहीं है। पर राम मंदिर में कितने लोग जाते हैं, कभी कोई गया हो तो उसे पता होगा लोग किस श्रद्धा भाव से जाते हैं और क्या क्या चढ़ाते हैं। जितना घपला हुआ है इसका कोई हिसाब ना है ना लगाया जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा घपला पैसे, चांदी, सोने का नहीं है, भरोसे का है। उसका हिसाब कैसे लगाओगे? सही बोल रहे थे, हिंदू खतरे में है, पर बताओ किससे? इनसे। इसी बीच जो ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं चंपत राय, जिनका नाम बीच बीच में आ रहा था, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। मोरल ग्राउंड पे रिजाइन? मोरल ग्राउंड पे रिजाइन होते हैं हमारे देश में आजकल? ओए होए होए होए, मैं तो सीधे खुश। रख लो सब, रख लो, नहीं चाहिए साहब, रख लो, रसीद भी रख लो। तब तक सरकार ने एक नया बम फोड़ा है। पासपोर्ट इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। यस, इस देश में नागरिक का सबसे बड़ा कर्तव्य है अपनी नागरिकता साबित करना। एक तो कुछ ही तो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अब पासपोर्ट भी सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। इसके पहले भी इन्होंने बोल दिया था कि नहीं, आधार कार्ड तो बस आपकी आइडेंटिटी है, उस सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। पैन कार्ड तो बस आपका ना, वो हमको वो अर्निंग डेटा चाहिए होता है जिससे हम टैक्स काट लें, लेकिन वो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। तो लोगों ने कहा ठीक है, वोटर आईडी कार्ड, नहीं, आधार कार्ड से तो बांग्लादेशी ने भी बनवा लिया, वो भी नहीं है। तो लोगों ने कहा अच्छा, राशन कार्ड, नहीं वो भी नहीं है। तो लोगों ने कहा बस अब इकलौती चीज जो बची है वो है पासपोर्ट, जो मान के चलते हो सिटीजनशिप का प्रूफ है। आप कह रहे हैं वो भी नहीं है। हाँ, वो चीज जिस पे ये थप्पा लगा के, जिस पे बकायदा हमारा एम्बलम है, अशोका एम्बलम, जिसके ऊपर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको लेके हम जाते हैं दूसरे देश के वीजा दो एज इंडियंस घूमने आए, अब बोल रहे हैं वो भी इंडियन होने का प्रूफ नहीं है। क्या है फिर इंडियन होने का प्रूफ? धुरंधर मूवी का टिकट, पासपोर्ट सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। तो वो जो तुम्हारे अधिकारी आके वो घर में, हमारे घर वाले छोड़ो, पड़ोसियों से भी पूछते हैं क्या करता है लड़का, रात को कितने बजे आता है घर पे, ठीक है कि नहीं, वो सब क्यों तफ्तीश हो रही थी? रिश्ता लेके आ रहे थे तुम हमारे घर पे। पासपोर्ट वो जो दिखा के तुम 27 देशों में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हो, वो 27 देश मानते हैं कि तुम इंडिया के सिटीजन हो, बस इंडिया की सरकार ही नहीं मानती है कि तुम इंडिया के सिटीजन हो। अब सवाल ये, कागज तो हम सारे दिखा देंगे, तुम मानोगे कौन सा? नाउ मे बी दे विल डिक्लेयर इलेक्ट्रिसिटी बिल और डोमेस्टिक गैस बिल विल बी प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। नो, दैट इज प्रूफ ऑफ इन्फ्लेशन। मोदी इज ओनली ऑफिशियल सिटीजन ऑफ इंडिया, रेस्ट इंडिया इज एंटी नेशनल। धुरंधर मूवी टिकट इज प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। देखो, ओके फाइन, देन व्हाट द एफ प्रूव्स दैट वी आर इंडियन? कट जाओगे, मिट जाओगे, हो जाएगा इस गाने पे वाइब करो तो तुम सिटीजनशिप हो। मैं बता रहा हूं, तुम कंफ्यूज हो, मैं बता देता हूं, ऐसे प्रूव होगी सिटीजनशिप। आगे के लिरिक्स बताओ इस गाने के। जिसने बता दिए वो सिटीजन, जिसने नहीं बताया वो एंटी नेशनल, वो पाकिस्तानी है एक्चुअली, देशद्रोही। अगली न्यूज से पहले यहां देखो एक बार, 1 नंबर 2 नंबर। 1 नंबर मतलब ऑफिशियल लीगल ऑन द टेबल, और 2 नंबर मतलब अंडर द टेबल। समझ गया? अच्छा, हमारे यहाँ ना नेता अमीर आदमी होता है, या अमीर आदमी नेता होता है, वाइस वर्सा। लेकिन कितना अमीर होता है, ये एक चीज होती है जो पता चलती है उनके इलेक्शन एफिडेविट में। जब भी वो अपना कोई भी पब्लिक ऑफिस लेते हैं, उसके पहले उनको अपना एक एफिडेविट देना पड़ता है, जिसमें उनके सामाजिक जीवन की पूरी डिटेल होती है। कौन है, घर पे कितने लोग रहते हैं, क्या करते हैं, कितनी कमाई होती है, सड़क पे कितनी गाड़ियां चल रही हैं और कोर्ट में कितने केस चल रहे हैं। और इन सब के डेटा को एनालाइज करके एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर, एक रिपोर्ट कार्ड निकालती है। और इस बार एडीआर ने राज्यसभा के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड निकाला है। चोरों चक्कों में पहले तो चक्के की बात करते हैं, कितने क्रिमिनल्स हैं इनमें से। कुल मिला के लगभग 250 राज्यसभा एमपी हैं, जिनमें से 31% 69 एमपीज, आई लाइक द नंबर, 69 एमपीज के खिलाफ क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। ये नहीं कि किसी को परेशान कर लिया, चोरी कर ली, नहीं, क्रिमिनल केसेस। और इनमें से 16% यानी कि 36 ऐसे हैं जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। हर केस जिसमें से कम सजा 5 साल की है। हाँ, इतने बीप बीप इसलिए क्योंकि YouTube बोल के वीडियो नहीं बनाने देता हमें, ये करके पार्लियामेंट पहुंच जाते हैं। अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे बड़े नेगेटिव हो रहे हो, तो भाई पॉजिटिव साइड भी इसका है, क्योंकि इनको आगे जाके कानून बनाने हैं, तो कानून तोड़ने का कॉन्टेक्स्ट भी होना चाहिए। अच्छा, कांग्रेस के 41%, बीजेपी के 26%, टीडीपी के 75% और आरजेडी के 67% एमपीज के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। चलो, कम से कम यहां कांग्रेस बीजेपी से आगे है। मजा आया। और आप देखो, गरीबों का नेता ही है जो गरीब नहीं होता। राज्यसभा में 90% से ज्यादा मेंबर्स करोड़पति हैं।
एक तो परिणीति का भी पति है। एक नंबर जोक था ना। हाँ, ऐसी एक नंबर की कमाई की अगर बात करें तो 226 सांसदों की डिक्लेयर्ड संपत्ति 26,000 करोड़ से ज्यादा है। सबसे अमीर सांसद बीआरएस का है, 5,000 करोड़ की कुछ संपत्ति है उसकी, और ऑन एन एवरेज हर सांसद 100 करोड़ का आसामी तो है ही। एंड अगेन सर्कलिंग बैक, ये एक नंबर का पैसा है जो ये छुपा नहीं पाए, जिसके डिक्लेयर करना पड़ेगा, जिस पे ही टैक्स देना चाह रहे हैं। और तुम अगर थोड़ा सा भी जमीन से जुड़े हो, मतलब इतना सा, तो तुम्हें पता होगा नेताओं की संपत्ति होती है बिल्कुल एकदम आइसबर्ग माफिक। हाथ डालेंगे सिर्फ 200 का नोट निकलेगा, लेकिन इनकी जेबें मरीना ट्रेंच से ज्यादा गहरी होती है। नेता की संपत्ति का अंदाजा लगाना ना, उसके अपने घर के बाहर तो एक स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर खड़ी होगी, लेकिन फिर रिश्तेदारों के पास भी BMW होती है। ये नोटों से मैट्रेस नहीं खरीदते, नोटों का ही मैट्रेस होता है इनका। तभी पर्सनल एडवाइस दे रहा हूँ, कोई छुटभैया मिल जाए ना, पीछे से बुराई कर देना उसकी, लेकिन सामने बना के रखना, क्योंकि इनका करियर ग्राफ बहुत कंपाउंडिंग होता है। आज किसी युवा शक्ति मोर्चा का जिला अध्यक्ष बन के तुमसे 200 रुपए का चंदा मांगेंगे और कल सीधा 200 करोड़ का घोटाला। अगली खबर है वेस्ट बंगाल से, जहां वहां की नई बीजेपी सरकार ने फैसला किया है कि कोलकाता के लगभग 1800 सरकारी स्कूलों में मिड डे मील में बच्चों को अंडा अब नहीं दिया जाएगा। पहले मिड डे मील्स में बच्चों को हफ्ते में 1-2 बार अंडे मिला करते थे, अब वो अंडे बचा करके टीएमसी नेताओं के सर पे मारे जाएंगे। और तुम सोच रहे हो कि अंडा नहीं भाई, बंगालियों से अंडा छीना जा रहा है। तुम्हें नहीं पता है कितनी बड़ी बात है। बिहारियों सत्तू के बिना जी पाओगे, मुंबई वालों पाव के बिना तुम क्या करोगे, गुजराती चीनी बैन करते तुम तो भूखे मर जाओगे। यार आप लोग अपनी प्लेबुक तो फॉलो करो, नाम बदलना था, मेन्यू थोड़ी। क्या बोल रहा है ये? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। अंडा इसको उबला हुआ पानी दे दे, बोलना अंडा अंदर पिघल गया। अब अंडा इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि मिड डे मील का टेंडर अब इस्कॉन की अन्न मित्र फाउंडेशन को दे दिया गया है। इस्कॉन मंदिर चलाता है, सात्विक जीवन प्रमोट करता है, तो अंडा नहीं खिलाएंगे बल्कि दाल, चावल, सब्जी, खीर, राजमा, सोयाबीन, ये सब। अब ऑब्वियसली खाने में वैरायटी बढ़ जाएगी क्योंकि बजट भी 650 रुपए से बढ़ा करके 10 रुपए का कर दिया गया है। वैरायटी बढ़ जाएगी पर न्यूट्रिशन डेफिनेटली कम हो जाएगा। अब इन्होंने अंडा क्यों ड्रॉप किया, रीजन भी दिया हुआ है। वेजिटेरियन मील्स possess sufficient nutrient value, providing all the essential nutrients required for physical growth and development. There's no logic behind the idea that children must consume eggs especially to fulfill their nutritional needs. अब मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन एमिनो एसिड और कंप्लीट प्रोटीन प्रोफाइल एक बार जरा गूगल कर लेना। चीफ मिनिस्टर बोलते हैं यू विल गेट प्योर फूड, नथिंग टू वरी अबाउट। द प्रॉब्लम इज द वर्ड प्योर। अगर राजमा दाल प्योर फूड है तो फिर क्या अंडा इम्प्योर कैसे हो गया? क्योंकि आज अंडे से राजमा हुआ है, कल इसी आर्ग्यूमेंट जो राजमा से साबूदाना हो जाएगा और साबूदार से पतला मठा। क्यों? सात्विक खाना खाना है ना। प्रॉब्लम बच्चों को वेजिटेरियन डाइट देने में नहीं है, बट सिर्फ वेजिटेरियन डाइट उन पर थोपने में है। आपको जो ज्ञान बताना है प्योर इम्प्योर वगैरह, वैसे बात, पर उनको ऑप्शंस तो दो। हमारे देश की खुद आईसीएमआर बताती है कि हमारे देश में प्रोटीन इंटेक की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये जगह जगह इन्फ्लुएंसर प्रोटीन प्रोटीन बोल के अपना करियर इसलिए नहीं बना रहे, और यही डिफरेंस आ गया है। पहले सरकार कैंपेन चलाई करती थी, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। अब जिसको खाना है खाए, जिसको नहीं खाना है नहीं खाए। पर वो देश जहां पे प्रोटीन की दिक्कत है, डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से हमारी एवरेज हाइट कम हो गई है ओवर द रेसेस, सिर्फ इंडियन रेसेस जिसकी एवरेज हाइट कम हुई है। बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन जो होता है अंडा, सबसे सस्ता सबसे अच्छा, वो आप बच्चों की मील से हटा रहे हो। दैट इज एन इशू। अच्छा, वहां सीजेपी के दहशतगर्दों का प्रोटेस्ट चालू है और यहाँ एनटीए के शांति दूतों की करतूतें खत्म नहीं हो रही। तो क्या हुई? नीट का एग्जाम कराया, नहीं करा पाए, फिर रीनीट कराया तो रीनीट में भी दिक्कतें आ गई। नागपुर के एक स्टूडेंट ने बताया कि उसने सेंटर भरा था वारधा या नागपुर और उसको मिला अबू धाबी। देश का एग्जाम सेंटर अबू धाबी। एनटीए वाले अखंड भारत को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे। नॉर्थ ईस्ट में सेंटर देते, तुमने तो सीधा मिडिल ईस्ट में दे दिया। माना आपका कोर सब्जेक्ट बायोलॉजी है, पर ज्योग्राफी इतनी वीक कैसे हो सकती है? और मजे की बात यह है, जिस बच्चे को फॉरेन का सेंटर दिया उसके पास वहां का वीजा छोड़ो, यहाँ का पासपोर्ट तक नहीं है। भैया नीट का एडमिट कार्ड इशू करने से पहले नीट पीते हो क्या तुम लोग? ले एनटीए हबीबी कम टू दुबई। अच्छा, इसलिए एयरफोर्स का इस्तेमाल कर रहे थे क्या? अच्छा, मस्ट बी अ मास्टर स्ट्रोक फ्रॉम नितिन गडकरी टू प्रमोट E100 पेट्रोल इन अबू धाबी। हाँ, इसके फायदे हमें धुरंधर 3 में पता चलेंगे। हवा में चलने वाली बस चलाएंगे रोड के ऊपर से। पाकिस्तान टेलीग्राम इज रिस्पॉन्सिबल। अबे तुम लोग कुछ भी लिखते हो, इसमें कहां से टेलीग्राम या पाकिस्तान आ गया, जबकि क्लियरली गलती नेहरू की है। मजा आया।
बाद में एनटी ने इसका एग्जाम सेंटर नागपुर किया और क्लैरिफाई किया कि दरअसल गलती इन्हीं की है। एनटीए के मुताबिक उन्होंने खुद अपने लॉगिन क्रेडेंशियल से बाद में जाके एग्जाम सेंटर अबू धाबी सिलेक्ट किया था। फालतू में अपने एग्जाम सेंटर बदल दिया, उसका करा देते अबू धाबी में। एरोप्लेन तो पेपर लेके आ ही रहा था ना, लेओवर करके उसको अबू धाबी भेज देते, आपका पीआर हो जाता, उसकी ट्रिप। अगली न्यूज सुनो मुंबई से। अब मुंबई में तुम्हें पता होगा इस हफ्ते हुई है भयानक बारिश। पहले सूखा पड़ रहा था, पानी की किल्लत थी, फिर एक दिन में उतनी बारिश हुई जितने पिछली एक दशक में कभी नहीं हुई थी। इतने टाइम में बारिश कितनी होती है एमएम से नापते हैं, 248 mm विद इन 24 आवर्स। और ये तो एवरेज है, वरना मलाड, परेल, पोवई यहाँ तो 350 mm बारिश हुई है एक दिन के अंदर। बीएमसी को 12 घंटे के अंदर ऑरेंज अलर्ट इशू करना पड़ गया। तुम सोच रहे हो पानी की इतनी किल्लत कि ट्यूसडे को स्विमिंग पूल बैन है और वेडनेसडे को पूरा शहर ही स्विमिंग पूल बन गया। अब मुंबई में हर साल बारिश के टाइम पे छीछा लिदर होती है, तो वहां पे बीएमसी की मेयर है रितु तावड़े। वो पहुंची माटुंगा में कि भाई देखें कि सब तैयारी दुरुस्त है कि नहीं। और जब वो बीएमसी वर्कर्स के साथ इंस्पेक्शन कर रही थी तब वर्कर ही ड्रेन में गिर गया। मैम आप ऊपर से देखो, मैं नीचे चेक करके आता हूं। किसी ने इस पे बहुत अच्छी कविता लिखी, गड्ढा को देखन मैं चला, गड्ढा ना मिला कोई, जो शहर देख अपना मैं खुद गड्ढे में हुई। और अधिकारी के सामने खुद जब वर्कर गिर गया तो मैडम साहिबा बोलती है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये पक्के में ऑपोजिशन की चाल है, ये प्लांट है उनका। मैम बोलती है वी सस्पेक्ट दैट द सैनिटेशन वर्कर पर्पसली डिड इट। तो कोई कमेंट करता है ही डिडंट पर्पसफुली डू इट मैम, जो मैनहोल स्पेस टेक्नोलॉजी से बनाया है उसकी ग्रेविटी पुल बहुत ज्यादा है, ब्लैक होल की तरह। तो एक्चुअली मैनहोल की गलती है, मैन की नहीं। देयर इज अ फॉरेन हैंड इन दिस मॉनसून, खड्डा पाकिस्तान खोद के गया है। मैनहोल इज मेड बाय, अरे नेहरू भी तो है बीच में, मैं कैसे भूल जाता हूं कि पाकिस्तान और अंग्रेजों के बीच में नेहरू भी आता है यार। ये भी मेरी गलती है। एक तो हमारे देश में ऑपोजिशन ना हो, कुमोलिका हो गई, हर चीज में चाल चल देती है। अच्छा, आपने आखिरी बार बॉन्डेड लेबर कब सुना था, कब पढ़ा था? हिंदी में जिसको कहते हैं बंधुआ मजदूर। स्लेवरी हमने ज्यादातर विदेशों की कॉन्सेप्ट में ही पढ़ा है, पर हमारे यहाँ भी ये जितने भी ईंट भट्टा और ये खदानों में कितने सारे बंधुआ मजदूरों को रखा जाता था। किसी जमाने में बाप ने साहूकार से कुछ पैसे उधार ले लिया, फिर तो पीढ़ी की पीढ़ी ब्याज निपटाते निपटाते निपट गई। लेकिन फिर थोड़ा फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट वाला जमाना आ गया, हमने कहा अब थोड़ी ये होता है अभी भी। राजधानी दिल्ली से कुछ 100-200 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर में बंधुआ मजदूरी का एक केस पकड़ा गया है। और एक फैक्ट्री थी, उसमें डोना पत्तल बनता था, उसमें कुछ 10-12 लोगों को बंधुआ मजदूर बना के रखा गया था। पहले उनके गांव से उनको बुला लिया गया कि अरे आओ, अच्छा काम है, अच्छा वेतन भी मिलेगा, मालिक के यहाँ खाना पीना रहना सबकी व्यवस्था है, आ जाओ। वो लोग जब आए उनके फोन छीन लिए, आधार कार्ड, आइडेंटिटी छीन ली और उनको बांध के रख दिया गया। दिन रात काम कराते थे, एक टाइम का खाना देते थे, और खाना भी कोई ढंग का नहीं, 2-3 भूसे से बनी हुई रोटी, मतलब जानवरों जैसा काम और जानवरों वाला खाना देते थे उनको। कोई गलती से भी भाग ना जाए तो गेट पे 2 पिटबुल कुत्ते बिठा रखे थे, और गलती से किसी ने चूं की तो बेल्टों से मारा करते थे। एक को तो इतना मारा कि वो जान से मर गया, पर गनीमत से पिछले हफ्ते एक बच के वहां से निकल गया, भाग करके पुलिस के पास पहुंचा। उसने पुलिस को सब कुछ बताया, पुलिस ने जाके रेड मारी और 11 और बंधुआ मजदूरों को रिहा कराया। मामले में पुलिस ने सुपरवाइजर शिवम त्यागी को अरेस्ट कर लिया है और फैक्ट्री का मालिक अंकित बलियान अभी फरार है। मिल जाए तो तोड़ देना उसकी। कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसी अस्पताल में एक मरीज भर्ती था, कई दिन से एडमिट था, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही। तो उसने अपने घर वालों से कहा कि बीमारी इसलिए नहीं जा रही क्योंकि अस्पताल वाले जो दवा दारू कर रहे हैं ना, उसमें दवा आ रही, दारू तो दे ही नहीं रही है। यू नो लाइक बाबू भैया फ्रॉम हेरा फेरी। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। तो उसके घर वालों ने भी वही किया जो तुम कॉलेज फेस्ट में करते हो, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में दारू मिला के अंदर ले आए। अब इन्होंने अपनी दारू पार्टी शुरू की, लेकिन इनकी पार्टी हो रही इतनी भयंकर कि पूरे वार्ड में गजब नजारे, बदबू आ रही। तो फिर नर्स आंटी ने पुलिस बुला ली। ये सब पीता है। आंटी ने कंप्लेंट की, इनका पैग लाइट बनाया होगा। इसमें इन्वॉल्व हैं, जो चिन्हित करके उसके अगेंस्ट एफआईआर थाना में किया जाएगा। मुझे तो डॉक्टर साहब भी भंड लग रहे हैं। हम तो जानते हैं कि मरीज यहाँ इलाज के लिए आते हैं, लेकिन इस तरह का तो मामला नहीं होना चाहिए कि मरीज यहाँ आकर के शराब पिए। ये नहीं बोला कि पहले कभी नहीं हुआ, कह रहा बस होना नहीं चाहिए, होता तो है। लेकिन देखो उसने जो किया वो गलत था, लेकिन पक्का मेरा मानना है कंप्लेन नहीं होती। अगर वो लाता तो सबके लिए लाता, चुपचाप से पी रहा था ना तो कंप्लेन कर दी किसी ने। बाद में मामला पुलिस तक पहुंचा, पुलिस ने मरीज और उसके भाई को अरेस्ट कर लिया। बोर हो रहे होंगे, बिहार ब्रो, बिहार क्या करें, टेंशन बहुत होगा। लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि पी लेने दो यार थोड़ी। एक काम करो, ऐसे डायरेक्ट नहीं, थोड़ा सा ऐसे ड्रिप में डाल दो उसकी। गरीब ना, अपनी आदत से गरीब हो।
चलो जल्दी से राष्ट्रपति भवन होते हुए चलते हैं, जहां इस साल वहां पर पद्म अवार्ड्स सेरेमनी हुए। अलग अलग डोमेन के एक्सपर्ट्स को, लेजेंड्स को सरकार ने पद्म अवार्ड से सम्मानित किया। 3 तरह के पद्म अवार्ड्स मिलते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। किस किस को क्या क्या मिला? 113 पद्मश्री दिए गए, 13 पद्म भूषण दिए गए और 5 पद्म विभूषण दिए गए। अलका याग्निक को पद्म भूषण मिला। दिल लगा लिया मुझे तुमसे प्यार, कौन पकड़ के लेके आया इसे? मतलब एमपी की स्टेट रोडवेज बस में अलका याग्निक के गाने बजते हैं, क्लासिक। लेकिन मेरे ख्याल से सबसे क्लासिक तो यही है। वीडियो में क्या हो रहा है? और अवार्ड देखते हैं। साउथ मूवी का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है मामूट्टी, उनको पद्म भूषण मिला। झारखंड के एक बड़े पॉलिटिशियन थे शिबू सोरेन, उनको पद्म भूषण मिला। पीयूष पांडे को भी मिला है। अच्छा बढ़िया। पीयूष पांडे तो ही इज एडवर्टाइजमेंट में ना, पीयूष पांडे ने बहुत क्लासिक फेविकॉल के जो एड्स बनाते थे, इस साल उनका निधन हो गया। उदय कोटक, कोटक एंड कोटक बैंक। और पद्म विभूषण किसको मिला है? एक तो धर्मेंद्र को मिला है, उनका भी इस साल निधन हो गया। श्री केटी थॉमस को मिला है, एन राजम को मिला है, पी नारायणम को मिला है। और आई थिंक आई विल गिव यू अ टास्क, एक काम करो, जाओ, ये मैं लिस्ट दे दूंगा किसको क्या मिला है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ये वेबसाइट पे, और सबके नाम के साथ साथ उनको कौन सा अवार्ड मिला है और किस फील्ड में मिला है, किस काम के लिए मिला है। एक बार सबका जाके नाम सर्च करना कि हाँ भाई किसने क्या काम किया है। 1-2 घंटा निकल जाएगा और बहुत लोगों के बारे में और बहुत चीजों के बारे में सीखने को मिलेगा। अच्छा, मीनवाइल एक्टर सुनील शेट्टी नविका कुमार के साथ एक पॉडकास्ट में बैठे, उसकी एक क्लिप वायरल चली गई। पोती 15 महीनों की मोदी जी बोलती है, मेक बिलीव लड्डू लेके आती है और उनको खिलाती है। नविका कुमार देख के कह रही है अच्छा पूजा करती है, वो तो मैं भी करती हूँ। सुनील भाई, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। मैं उसको डाउट कैसे कर सकता हूँ? जो आपकी पोती अपने ड्राइंग रूम में करती है, वो सामने वाली नेशनल टीवी पे भी करती है। दरअसल होता क्या ना सर, बच्चे बहुत भोले होते हैं, इंप्रेशनेबल होते हैं। उनका जितना वो एक चीज को बार बार देखेंगे, वो उतना उस चीज को अडोर करने लगते हैं। ऐसे आपकी पोती मोदी जी को हर जगह देख रही है। उसकी किताबों में भी वही है, किताब के कवर पे वो है, सड़क पे पोस्टर्स पे वो है, पेट्रोल पंप पे जाओ तो वहां भी वही है, टीवी पे वो है, किचन में जाओ तो चावल के कट्टे पे उनकी फोटो है, मूवी देखने जाओ तो हीरो से पहले उनकी फोटो। कहां कहां नहीं है। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। तो हमें बचपन में बोला गया ना, तो भगवान हर जगह होते हैं, भगवान आज भी हर जगह हैं, बस मायने बदल गए। बाकी हेरा फेरी 3 का तो पता नहीं, राज्यसभा सीट पक्की लग रही मुझे आप। अच्छा, पिछले एपिसोड्स में हमने बताया था कि सरकार जो एनजीओज हैं उनकी फॉरेन फंडिंग के लिए एफसीआरए रूल्स में चेंज करने जा रही है, और इस हफ्ते उन चेंजेस को नोटिफाई कर दिया गया है। एनजीओज, चैरिटेबल ट्रस्ट, सोसाइटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस और रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो भी एफसीआरए रजिस्टर्ड है, उनको कुछ नए नियम कानून फॉलो करने होंगे। आप किसी अगर नॉन प्रॉफिट या एनजीओ को अपना एफसीआरए रिन्यू कराना है तो बताना पड़ेगा कि कौन से स्टेट में काम करते हैं, क्या काम करते हैं। अगर आप फंडिंग ले रहे हो तो किससे ले रहे हो, उसका पूरा हिसाब देना पड़ेगा। नए रूल्स में क्लियर कर दिया गया है कि फंडिंग अब सिर्फ गवर्नमेंट में चलेगी, नॉन गवर्नमेंट में नहीं। फंडिंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। That's why opposition is shouting register RSS। अच्छा, ये भी मसला हुआ इस हफ्ते। लोगों ने बोला कि हाँ ये तो आप कर तो रहे होगे, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको अपना एफसीआरए लाइसेंस लेने के लिए फंडिंग का करना पड़ेगा, लेकिन आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। दुनिया की बात करें तो इस हफ्ते एक बड़ी खबर आई वेनेजुएला से। हाँ, वो देश जिसे पहले ट्रंप ने हिलाया था, अब कुदरत ने हिलाया है। वेनेजुएला में सिर्फ 1 मिनट के अंदर 2 अर्थक्वेक आए, एक 7.2 और एक 7.5 मैग्नीट्यूड का। 7.1 magnitude earthquake rocking Venezuela. रिक्टर स्केल पे 7 से ऊपर कोई भी अर्थक्वेक होता है उसका कैटास्ट्रोफी होती है। वो अपनी दिल्ली नोएडा साइड कभी कभी आता है जहाँ पंखे हिलते हैं, उसका मैग्नीट्यूड होता है 4.1। 5 पे और जमीन दहकती है, 6 तो और खतरनाक होता है, 7 पे तो भाई बिल्डिंगें गिर जाती हैं। इस अर्थक्वेक ने वेनेजुएला को हिला करके रख दिया। 4000 से ज्यादा लोग घायल हो गए, 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई ऑफिशियली अब तक। More than 900 people are now confirmed dead and tens of thousands remain missing. देश में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई, रेस्क्यू ऑपरेशंस चालू हो गए और बाकी सारे देश भी राहत सामग्री भेजने का काम कर रहे हैं। इतिहास गवाह है, जिस देश में भी यूएस कदम रखता है, या तो पॉलिटिकली या ज्योग्राफिकली, वो देश स्टेबल रहता ही नहीं है। अनदर पॉजिटिव न्यूज, यूएस ईरान के बीच में पीस ट्रीटी साइन हो गई पिछले हफ्ते, और इसकी वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल प्राइसेस जो पहले 120 रुपए डॉलर प्रति बैरल जा रहे थे, अब वो घट करके लगभग 70 रुपए प्रति बैरल तक आ गए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है, वहां 20 मिलियन बैरल का ट्रैफिक क्लियर हो गया है। इसके बीच स्टॉक मार्केट उठा और इन्वेस्टर फिर ऐसे खुश हुए जैसे ध्रुव टट्टी बोल के। और
अब सबसे बड़ा सवाल कि जब पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में महंगा हुआ, जब 8-9 रुपए बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। तो जब अब सस्ता हो गया है तो क्या 8-9 रुपए कम होना कोई बड़ी बात होगी? हैं? मेन मुद्दे पर रहते हैं, ज्यादा रोना मत रोइए। लॉस हमको दे दो, प्रॉफिट खुद रख लो, ये भी ठीक है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। दोस्तों ये था इस हफ्ते का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज एक बार लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। ऐसे ही हर हफ्ते जितनी भी खबर होती हैं वो एक वीडियो में कंपाइल करके आपके सामने विद कॉन्टेक्स्ट एंड विद सम फन हम लेके आते हैं। तो ऐसा कंटेंट अगर आपको पसंद हो या किसी को आप जानते हो जो ऐसा कंटेंट देखना पसंद करता हो तो प्लीज एक बार उनके साथ चैनल शेयर करना और उनको सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलना। बर्नी हार्ट वाली डॉक्यूमेंट्री एंड अदर डॉक्यूमेंट्रीज आपको डॉक्यूमेंट्री चैनल पर मिल जाएंगे। रिएक्ट चैनल पर भी एक और वीडियो आ चुका है विद मोर न्यूज एंड मोर फन। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।